पता है, एक लड़का अपने आप को बदलने की कोशिश दो ही चीजों के कारण कर सकता है। या तो अभी अभी हुई है इसके क्रश के सामने उसकी घनघोर बेइज्जती, या फिर पहली बार उसका दिल टूटा है। अगर कि ये क्रश ने बेइज्जती तो वो जिम जा सकता है, बॉडी बना सकता है, क्रश तो छोड़ो, उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसकी। बट अगर बंदे का दिल टूटा है ना, तो यार वो बदल जाता है, वो पहले जैसा रहता ही नहीं है। उसे दुनियादारी की समझ आती है, मैच्योर होता है, जो चीजें वो पहले नहीं देख पा रहा था वो देख पाता है। तो बिल्कुल इस तरीके से ही चेंजेस हमारे साइंस के अंदर में भी होता है। अगर कोई चीज बस बाहर से तुम्हें दिख रहा है चेंज हुआ है, दैट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज। बट जब कोई चीज अंदर से भी चेंज हो जाता है ना, तब हम उसे कहते हैं केमिकल चेंज। ये तुम्हारे सामने 3 डिफरेंसेस है, जैसे कि फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, जबकि केमिकल चेंजेस में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही चेंज होता है। जो फिजिकल चेंज होता है उसमें कोई नया चीज़ नहीं बनता है, जैसे कि मैंने बताया, बट जो केमिकल चेंज होता है उसके अंदर में चीज़ें नए बन के आते हैं, क्योंकि पूरा प्रॉपर्टी चेंज हो चुका है, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो। और आखिरी चीज़ देखो यार, फिजिकल चेंजेस में तुम चीज़ों को दोबारा रिवर्स कर सकते हो, यानी कि जो जैसा था वैसा बदल सकता है। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए समझा ही रहा था तुम्हें अपने क्रश के बारे में, तो तुमने मोटिवेशन में आके जिम ज्वाइन करके बॉडी तो बना लिया, बट कुछ दिनों में मोटिवेशन डाउन और फिर से वही तोंद निकल जाएगा तुम्हारा। बट जब यार केमिकल चेंज होता है ना, तो वो रिवर्स नहीं हो सकता आसानी से, समझ रहे हो ना। बंदा अंदर से चेंज हो चुका है, सिस्टम बदल चुका है भाई साहब। हाँ, तो इस चैप्टर के अंदर में हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा केमिकल चेंजेस की ओर, जिसके अंदर में जो पहला टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। अब जैसे दो चीजें आपस में रिएक्ट करते हैं और उससे बिल्कुल एक नया चीज बन के आता है, दैट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, जिसका प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग होता है जो पहले था। अब मैं एग्जांपल का बात करूं, तुम्हारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जिससे मिलकर तुमने बनाया पानी। अब देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो गैस था, बट जो तुमने बनाया ना रिएक्शन के बाद, वो तो एक लिक्विड था, वाटर। देख रहे हो, प्रॉपर्टी चेंज हो चुका है यहाँ में, कहा दोनों गैस था और कहा ये लिक्विड है। तो ऐसा होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर में, जहां पूरा प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग दिखने लगता है रिएक्शन के बाद। अब यहाँ में ध्यान देने वाली चीज ये, दो चीजें जो आपस में रिएक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्ट करने के बाद जो चीज बनता है ना फाइनली, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दो छापरी इन्फ्लुएंसर मिलते हैं इंस्टाग्राम पे और कर लेते हैं कॉलैब, और जो वो बनाते हैं ना जो हकते हैं ना, वो दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट। अब सवाल ये उठता है कि मेरे और तुम्हारे जैसे आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि जो तुम देख रहे हो ना, वो एक केमिकल रिएक्शन है या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का समझ रहे हो ना बात। तो तुम्हारे पास एक छोटा सा तरकीब है, तुम पता कर सकते हो 5 चीज़ों से। अगर उसका स्टेट यानी कि वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर तो वो केमिकल रिएक्शन ही है। या फिर अगर उसका कलर चेंज हो रहा है, उससे गैस निकल रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम रहा है, या फिर उसके अंदर में प्रेसिपिटेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ये 5 चीज़ें हो रहे हैं तो वो केमिकल रिएक्शन है। अगर नहीं हो रहा है ना भाई, तो तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है, फिर तो वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का फैलाया हुआ गंदी हो सकता है। अच्छा, और एक बात जिन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेट क्या होता है। जो रिएक्शन के बाद कुछ सब्सटेंस कह लो या कुछ भी कह लो, सॉलिड पार्टिकल जो कि मिक्स नहीं हो पाता रिएक्शन के अंदर में, उसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मैं हमेशा तुम लोगों से कहता हूँ कि जब भी केमिस्ट्री पढ़ने आओ तो थोड़ा माल फूक के आओ, क्योंकि जिस बंदे ने केमिस्ट्री को बनाया ना, उसने आधा किलो नमक सूंघ के इस सब्जेक्ट को बनाया है। तो अगर तुम्हें इस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझना है ना, तो यार नमक सूंघ के आना जरूरी है। तो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। अरे मम्मी, एक प्लेट नमक लगाना तो मेरे लिए। A few moments later. जन्नत भाई साहब, अब आएगा मजा केमिस्ट्री पढ़ने में। देखो, अब जो मैं तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, उससे तुम समझ पाओगे कि क्यों मैं कह रहा था कि हाँ यार, माल फूकना केमिस्ट्री में बहुत जरूरी है। मैं बात कर रहा हूँ केमिकल इक्वेशन का। केमिकल इक्वेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि जो तुम केमिकल रिएक्शन करते हो ना, उसे सिंबलिकली या फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करना, जिससे कि वो थोड़ा आसान दिखे, आसान बन जाए। बट क्या सही में ये आसान दिखता है और आसान बनता है? अब जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर क्या बनते हैं? पानी। अब इसे तुम्हें अगर बहुत ही आसानी से लिखना है ना, तो तुम ऐसे लिखोगे, हाइड्रोजन को H2, ऑक्सीजन को O2, जो कि मिलके बनता है H2O। देखा ये कितना आसान था। ये क्या बात करता है यार। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलके बनते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसका केमिकल इक्वेशन तुम कुछ इस तरीके से बनाओगे, मैग्नीशियम को तुम लिखोगे Mg और ऑक्सीजन को तुम लिखोगे O2, दोनों मिलके बनेंगे MgO। देखा ये कितना आसान था। सही में आसान था। मतलब क्या है ये, क्या है सही में, क्या है ये? चूतिया बनाया तुमको। मतलब यार, ये मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का स्पेलिंग याद करना आसान है, या पूरा ये पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद करना आसान है? नहीं, तुम मुझे बताओ कौन सा आसान है। अगर तुम एक नॉर्मल इंसान होते तो तुम कहते नहीं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का स्पेलिंग आसान होगा। बट नहीं, क्योंकि हमने माल भूखा हुआ है, हम है नशे पे, तो हमें आसान लग रहा है इनका एटॉमिक नंबर याद करने। तो हमेशा ऐसा ही करना, ठीक है? क्योंकि ऐसा ही करना होता है। हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं।
अब केमिकल इक्वेशन भी दो तरीके का होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे तुम्हारे सामने एग्जांपल है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसा दिखता है और अनबैलेंस वाला कैसा दिखता है। यहाँ पे बस तुम्हें ध्यान देना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड में एटम के नंबर बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो वो बैलेंस इक्वेशन है, अगर बराबर नहीं है तो वो इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब जैसे हाइड्रोजन में 2 एटम है और ऑक्सीजन में भी 2 एटम है लेफ्ट हैंड साइड में, बट जब ये रिएक्ट होकर वाटर बनता है तब तुम देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन के तो 2 एटम है बट ऑक्सीजन में 1 ही एटम है। कुछ नंबर नहीं दिया उसका मतलब 1 ही है, ठीक है। तो ये तो इम्बैलेंस हो गया ना, वहाँ तो ऑक्सीजन में 2 था बट यहाँ 1 है। अब यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों ने रिएक्ट किया और बना क्या, जिंक सल्फर्ड प्लस हाइड्रोजन। अब इसे तुम केमिकल इक्वेशन के तौर पे लिखोगे, जिंक का तो Zn और सल्फ्यूरिक एसिड को लिखोगे H2SO4, जो कि रिएक्ट होने के बाद बन जाएगा जिंक SO4 प्लस H2। अब तुम्हें क्या करना है कि चेक करना है कि ये बैलेंस है या नहीं है, जिसके लिए तुम्हें राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 2 है, राइट में भी 2 है, और ऑक्सीजन का बात करूँ तो वो भी राइट में 2 है, लेफ्ट में 2 है, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये एक बैलेंस इक्वेशन है, क्योंकि लेफ्ट और राइट में बराबर के एटम्स है। तो इससे साबित होता है कि अगर बैलेंस होता है तो लेफ्ट और राइट में बराबर एटम्स होगा, और अगर अनबैलेंस होता है इसका मतलब है कि एटम कहीं ज़्यादा या कहीं कम होगा। सो एक सवाल जो तुम्हारे दिमाग पे अब आना चाहिए कि ये इम्बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करे। और सीबीएसई वाले बच्चा कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ भी देते हैं कि हमें क्यों हर इक्वेशन को बैलेंस ही करना पड़ता है, व्हाई डू यू नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बहुत ही आसान सा जवाब ये है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है, ये तो बस ट्रांसफर होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच, इसीलिए हमें हमेशा बैलेंस ही करना पड़ता है। सो इसी से हमारा अगला टॉपिक भी आता है कि कैसे हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस तुम्हें मेरे साथ कुछ सिंपल से स्टेप दोहराने हैं और तुम कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। तो अगर एक लोहे का टुकड़ा रिएक्ट करता है पानी के साथ तो होता क्या है कि लोहे के टुकड़े पे जंग लग जाता है। इसी चीज को अगर तुम केमिकल इक्वेशन के तौर पे लिखना चाहोगे तो तुम लिखोगे कुछ इस तरीके से, आयरन रिप्रेजेंट होगा Fe से, वाटर रिप्रेजेंट होगा HO2 से, जो कि रिएक्ट होने के बाद बनता है Fe3O4 प्लस H2। सो अब तुम्हें क्या चेक करना है कि ये एक बैलेंस इक्वेशन है या नहीं है। सो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ये कहीं से भी एक बैलेंस इक्वेशन नहीं दिख रहा है मुझे। तो बैलेंस करते हैं। अब पहला स्टेप, जो तुम्हारे पास इक्वेशन है उसे बॉक्स के अंदर में डालो। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा हो कि हमने इसे बॉक्स के अंदर क्यों डाला। देखो, क्योंकि हमने कंपाउंड और एलिमेंट को डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे जो सिंगल बैठा हुआ है जैसे कि Fe है, ये एक एलिमेंट है, बट देखो HO2 तो ये क्या है, कंपाउंड है। अब जब मैं आगे इनके अंदर में चेंजेस लाऊंगा ना, तो ये चेंजेस एक एलिमेंट के अंदर में नहीं होगा। ये बॉक्स के अंदर में अगर 2 एलिमेंट है तो कोई भी चेंजेस लाने से इन दोनों एलिमेंट के ऊपर एक साथ असर होगा, क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है। अभी तुम्हें समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा होगा, बट जब हम इसे बैलेंस करेंगे तब तुम अच्छी तरीके से समझ पाओगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप पे। अब तुम्हें क्या करना है, एक टेबल बनाना है। एक तरफ में एलिमेंट्स का नाम लिखो, जैसे कि आयरन जो कि Fe से रिप्रेजेंट किया जाता है, हाइड्रोजन यानी H और O यानी ऑक्सीजन, लिख लिया। अब देखो इस इक्वेशन में रिएक्शन से पहले वाले जो चीजें है इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है ये होता है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट है उनका जो एटॉमिक नंबर है वो एक साइड लिखो, और राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है वो राइट हैंड साइड लिखो। अब इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, जहां तुम्हें देखना है कि ये जो तुम्हारे पास इक्वेशन है इसके अंदर में कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, और वहीं से तुम्हें अपना बैलेंसिंग का शुरुआत करना है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं रिएक्शन के बाद जो Fe3O4 है इसके अंदर में सबसे ज्यादा एटम्स है, ऑक्सीजन के 4 और आयरन के 3। तो शुरुआत करता हूं मैं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पे है तो ऑक्सीजन से ही। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन पे 1 एटम है और राइट हैंड साइड में 4 है। तो अगर मैं 1 को 4 से इंटू कर दूं तो इधर भी 4 हो जाएगा और इधर भी 4 हो जाएगा, हो गया बैलेंस। अब इसे लिखेंगे कैसे उधर, देखो यही पे आता है गेम, जो हमने बॉक्स दिया था ना उसका। हम सीधा लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है O उसके नीचे नहीं लिख सकते, क्योंकि वो एक कंपाउंड है और कंपाउंड के अंदर में दोनों ही एलिमेंट के अंदर में चेंजेस एक साथ आएगा। तो हमें बॉक्स के बाहर लिखना पड़ेगा जो भी लिखना है। तो हमने बॉक्स के बाहर यहाँ पे लिख दिया एज इट इज जैसा था, बस चेंजेस ये है कि 4H2O, बाकी चीजें यहाँ में इक्वेशन में सेम है। अब इस 4 को इस बॉक्स के बाहर डाल के हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा काम कर दिया। क्यों, देखो यार, अब 4 के पास H में कितना एटम्स है, 2। तो अगर तुम 4 से 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो 8 हो गया, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना एटम है, 8, और ऑक्सीजन का यहाँ पे हो रहा है 4, जो कि बैलेंस है लेफ्ट साइड और राइट साइड में। बट तुम हाइड्रोजन को देखो, तुमने क्या किया, 4 से जो हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे उन्हें मल्टीप्लाई करके टोटल लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के 8 एटम कर दिए, बट यहाँ पे राइट साइड में कितना है, 2 है। अब तुम्हें मजबूरन क्या करना पड़ेगा, ये जो 4 है ना इसे तुम्हें हाइड्रोजन के पास भी लिखना पड़ेगा, जिससे क्या हो गया, आप देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8,
अब हो गया बैलेंस, क्योंकि अब तुमने क्या किया, हाइड्रोजन के इस तरफ भी ऐड कर दिया और इस तरफ भी ऐड कर दिया। आई होप कि ये तुम्हें समझ में आया होगा कि जैसे हमने वहाँ 4 लिखा था ना, तो वहाँ ऑक्सीजन का एटम सिर्फ नहीं भरा था, हाइड्रोजन का एटम भी भर गया था। तो लेफ्ट साइड में तो भर गया था, अब राइट साइड में भराना था। तो हमने क्या किया, इस 4 को राइट साइड के जो हाइड्रोजन एटम थे उनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि बैलेंस बन गया, इधर भी 8 और इधर भी 8। अब आखिरी बचा हुआ है आयरन यानी Fe का, तो लेफ्ट साइड में है 1 एटम और राइट साइड में है 3। तो अगर तुम 3 से लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो इधर भी 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया। और यहाँ में भी तुम नीचे नहीं लिख सकते, साइड में लिख देना। तो यहाँ पे तुम्हारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन के आएगा, 3Fe प्लस 4H2O रिएक्ट होने के बाद क्या बन रहा है, Fe3O4 प्लस 4H2O। अब इसके बाद एक आखिरी स्टेप है जिसके बाद ये इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगा। वो क्या है, ये जो तुमने केमिकल इक्वेशन बैलेंस किया ना, अब इसके अंदर में कौन सा लिक्विड फॉर्म में है, कौन सा गैसियस फॉर्म में है, वो भी तुम्हें मेंशन करना है, यानी कि उनका फिजिकल स्टेट बताना है। अब जैसे Fe है, ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, यानी आयरन का टुकड़ा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब इसके पीछे में लिखना पड़ेगा कि ये है S, यानी कि ये एक सॉलिड सब्सटेंस है। और जो गैसेस सब्सटेंस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके पीछे लिखना पड़ेगा G। और इसके बाद रिएक्शन के बाद जो बना है Fe3O4, इसके पीछे भी तुम्हें S देना पड़ेगा। और प्लस 4H2 जो है ये एक गैस है, तो इसके पीछे भी तुम्हें गैस देना पड़ेगा। तो अब मुझे क्या लग रहा है कि तुम्हें समझ आया होगा कि कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। बहुत आसान है। पहले तुम्हें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है जिससे कि तुम एलिमेंट और कंपाउंड को डिफरेंशिएट कर पाओ। और उसके बाद तुम्हें एक टेबल बनाना है। देखो, बॉक्स अगर नहीं भी बनाओ तो चलेगा, बट टेबल नहीं बनाओ तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हम टेबल में ही करते हैं और चेक कर पाते हैं कि हाँ दोनों तरफ में बैलेंस है या नहीं है। जैसे कि तुम इस टेबल से देख पा रहे हो कि दोनों तरफ बराबर के एटम है, और यही तो हमें चाहिए। मल्टीप्लिकेशन जब तुम इक्वेशन के अंदर में करोगे तो तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट जब तुम टेबल पे करते हो तो वो काफ़ी आसानी होती है। और तीसरा स्टेप ये था कि तुम्हें उस कंपाउंड से शुरुआत करना है जहाँ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होगा, और जब तुम पूरी तरीके से बैलेंस कर लोगे तो आखिरी में तुम्हें उनका फिजिकल स्टेट, यानी कि वो सॉलिड लिक्विड जो भी फॉर्म में होगा उसे लिखना होगा तुम्हें। अब देखो, एग्जाम में जरूरी नहीं तुम्हें इतना लंबा प्रोसेस से बैलेंसिंग करने देगा, बहुत ही सिंपल 2 कंपाउंड का भी बैलेंसिंग किया जा सकता है। अब जैसे कि मैं तुम्हें एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तुम्हारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है, और ये रिएक्ट होने के बाद H2O बनता है। तो है तो ये इम्बैलेंस। अब तुम इसे बैलेंस कैसे करोगे, टेबल बनाओ, एलिमेंट लिखो, उनका नाम लिखो एक साइड में, फिर एक साइड में उनका एटॉमिक नंबर लेफ्ट साइड में कितना है और राइट साइड में कितना है वो लिखो। अब बैलेंस करना है तो मल्टीप्लिकेशन करना होगा। देखो, हाइड्रोजन में तो लेफ्ट और राइट में बराबर है, अब ऑक्सीजन में देखो लेफ्ट में 2 है, राइट में 1 है, तो मैं अगर 1 जो कि राइट साइड में उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, बराबर। अब इसे तुम्हें लिखने का तरीका ये है कि मैंने बताया क्योंकि ये कंपाउंड है तो तुम सीधा O के पीछे नहीं लिख सकते, तो तुम्हें आगे 2 को लिखना पड़ेगा, जिससे कि ये कुछ ऐसा बनेगा 2H2O। बट तुमने फिर से इसके साथ एक गलती कर दिया कि जैसे तुमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि अब तुमने क्या किया, जो बाहर में बैठा हुआ 2 है उसने हाइड्रोजन के एटम को क्या किया, 2 × 2 4 कर दिया। तो इसके लिए अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में भी बैलेंस करना पड़ेगा हाइड्रोजन के एटम को। तो अब इधर में तुम्हें एक 2 देना पड़ेगा हाइड्रोजन के पास भी, जिससे कि ये भी क्या हो जाए, 4 हो जाए, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, जो कि यहाँ मैंने करके दिखाया है। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा, और नहीं समझ आया तो थोड़ा रिवाइंड करके देखो इस वीडियो को। अब बढ़ते अगले टॉपिक की ओर, जो कि है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो, हमने सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था वहाँ देखा था हमने कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और इस टॉपिक पे हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने तरीके का होता है। तो बेसिकली ये 4 तरीके का होता है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर में 2 चीजें आपस में रिएक्ट करके कोई एक चीज बनता है, सिंगल प्रोडक्ट, दैट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ मैं एग्जांपल का बात करूँ, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एक सिंगल प्रोडक्ट बना। बट देखो, हमेशा ऐसा नहीं होता है। रिएक्शन होते ही कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट जो बनता है ना, वो 2 या 2 से ज्यादा भी बनता है। सो यही पे आता है हमारा दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, तो इसके अंदर क्या होता है ना कि कोई एक रिएक्टेंट टूटता है और बनता है फिर कई सारे प्रोडक्ट। थोड़ा अजीब है नहीं? हमने तो सुना था कि 2 या 2 से ज्यादा चीज रिएक्ट होता है फिर कोई एक प्रोडक्ट बनता है, बट यहाँ उल्टा है। कोई एक चीज खुद ब खुद कैसे रिएक्ट हो रहा है, फिर उससे वो टूट के कई सारे प्रोडक्ट बन जा रहा है। तो यही पे अब तुम्हें समझना है कि डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है। डीकम्पोजिशन का मतलब सड़ना नहीं है, टूटना है। यानी कि वो जो एक रिएक्टेंट है ना, वो टूटता है। अब टूटता कैसे, उसके ऊपर हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये एनर्जी 3 तरीके का होता है, और सीबीएसई वाले चच्चा तुम्हें इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछते हैं कि बताओ यार टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो, अगर तुम किसी रिएक्शन के अंदर में जो रिएक्टेंट होता है ना, उसे तोड़ने में हीट का इस्तेमाल करते हो तो उसे हम कहते हैं थर्मोलिसिस रिएक्शन। एग्जाम्पल का बात करते हैं, मान लो तुम्हारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके ऊपर तुमने हीट का इस्तेमाल किया।
जिससे कि ये रिएक्टेंट अब टूटेगा, टूट के दो प्रोडक्ट बनेगा जो कि होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर दूसरा टाइप का बात करते हैं, अगर कोई भी रिएक्शन के अंदर में रिएक्टेंट को तुम तोड़ते हो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके, तब तुम उसे कहोगे इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल लेते, तुम्हारे पास वाटर है जिसके अंदर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तुम्हें पता है, बट ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए तुम्हें उसके अंदर में डालना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही तुम डालते हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। फिर आखिरी तरीका, अगर तुम किसी भी रिएक्शन के अंदर में जो रिएक्टेंट है उसे तोड़ने में सनलाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हो तो तुम उसे कहोगे फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल का बात करते हैं, मान लो तुम्हारे पास है सिल्वर क्लोराइड, तुमने इसके ऊपर सनलाइट डाल के इसे तोड़ा जिससे कि यहाँ से दो प्रोडक्ट बनता है, सिल्वर और क्लोराइड, दोनों अलग अलग हो गया। कितना आसान था नहीं? तो आई होप तुम्हें अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या समझ में आया होगा। तोड़ना कोई भी रिएक्टेंट को, 3 तरीके का एनर्जी तुम इस्तेमाल करोगे। हीट का इस्तेमाल करोगे तो तुम उसे कहोगे थर्मोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करोगे तो तुम कहोगे इलेक्ट्रोलिसिस, और सनलाइट का इस्तेमाल करोगे तो तुम कहोगे फोटोलिसिस। एग्जाम्पल को याद रखना। बढ़ते आगे, एक छोटा सा टॉपिक है, आई डोंट नो तुम्हें जानना जरूरी है या नहीं है, बट फिर मैं बता दे रहा हूँ। देखो, जब भी कोई रिएक्शन होता है ना तो वहाँ एनर्जी फ्लो करता है, यानी कि देखो जब भी रिएक्शन होता है ना तो एनर्जी या तो रिएक्शन से निकलता है या फिर रिएक्शन होने के लिए एनर्जी का जरूरत होता है। सपोज मैं बात करता हूँ कि कोई दो चीजें जो आपस में रिएक्ट करते हैं उससे कोई एनर्जी निकल रहा है तो उसे तुम कहोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसका जो एग्जांपल हमने पढ़ा था ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ दो चीजें मिलते हैं और उसके बाद कोई एक प्रोडक्ट बनता है, ये उस पर अप्लाई होता है। और वहीं पे अगर कोई रिएक्शन करवाने के लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए होता है तब उसे तुम कहोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। या हमने क्या किया था, रिएक्शन होने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल किया था। अभी देखो यार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर में तुमने पूरी अच्छी तरीके से समझा क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट रुको यार, यहाँ ये खत्म नहीं हो रहा है, और दो बाकी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये दोनों बाकी है, इन दोनों को कर लो, आगे मौज ही मौज है। जैसे कि ये दुनिया वाले कहते ही हमसे, तो मैं भी कह रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं भी इस दुनिया का ही पार्ट हूँ ना। तो जो बात रहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, इससे मुझे अपने दोस्त गौतम का याद आ रहा है। तो जब थे हम कॉलेज के फर्स्ट ईयर पे, तो मेरा दोस्त पड़ गया था लौंडियाबाजी के चक्कर में। मतलब पूरा साल उसने, एक पायल नाम की लड़की थी, उसके पीछे भाई साहब पड़ गया, भाई साहब डेडिकेशन से। और बंदी भी इतनी स्मार्ट थी उसकी, भाई साहब गंदी तरीके से उसे काटा और फ्रेंड जोन बनाया पूरे साल भर। बट यार सेकंड ईयर में ना उसकी बंदी यार जूनियर के साथ भाग गई। मतलब पायल ने बिना खनखन करे ही मेरे भाई का काट दिया। सो अगर भाई तू ये वीडियो देख रहा है तो सॉरी यार, आई होप कि ये वीडियो उस तक ना पहुंचे। तो खैर मैं इससे बताने की कोशिश ये कर रहा था कि देखो कुछ ऐसे रिएक्शन होता है जहाँ में रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देता है। वैसे ही जैसे पायल ने मेरे दोस्त गौतम को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि शायद वो उतना रिएक्टिव था नहीं और कोई उसे जूनियर कुछ खास ही रिएक्टिव लग गया होगा। तो बिल्कुल इस तरीके से ही होता है। एग्जाम्पल का बात करता हूँ, देखो तुम्हारे पास एक एलिमेंट है Fe जो कि आयरन है, और साथ ही में एक कंपाउंड है जिसके अंदर में दो एलिमेंट्स है कॉपर सल्फेट। अब देखो रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो यहाँ पे आयरन के साथ आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर बेचारा अकेला रह जाता है, क्योंकि वो उतना रिएक्टिव नहीं था। तो हमारे कॉपर के साथ और हमारे गौतम के साथ बुरा हुआ वैसा। अब मुझे पता है कि तुम लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा कि तुम कैसे पता करोगे कि कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर में ये जो रिएक्टिव एलिमेंट है उसे रिप्लेस करना होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो इसके लिए तुम समझना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज को। तो इसके लिए तुम यूट्यूब में कई सारे वीडियोज़ देख सकते हो जो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर है, जिससे कि तुम अंडरस्टैंड कर पाओगे क्या, और उसे मेमोराइज भी करना पड़ेगा तुम्हें, तभी तुम जाके इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को खुद कर पाओगे। बिना रिएक्टिविटी सीरीज का आई डोंट थिंक कि तुम इसे कर पाओगे। अब इसके बाद बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये यार डिस्प्लेसमेंट जैसा नहीं है कि एक बेचारा अकेला ही रह जाता है, नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट में ये लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे का गर्लफ्रेंड शेयर कर लेते हैं। मान लो तुम्हारा दो दोस्त है, दोनों के पास एक गर्लफ्रेंड है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना गर्लफ्रेंड को एक्सचेंज कर सकता है। दैट्स कॉल्ड म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, यही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर में। एग्जाम्पल से समझाता हूँ तुम्हें। देखो तुम्हारे पास दो कंपाउंड है, तुम्हें तो इतना पता होगा कि कंपाउंड और एलिमेंट में क्या फ़र्क होता है। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पे दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड के अंदर में दो एलिमेंट्स है, राइट। तो हो क्या रहा है, देखो तो पहला जो कंपाउंड है वो है सोडियम सल्फेट और दूसरा कंपाउंड है बेरियम क्लोराइड। अब देखो रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, देखो जो बेरियम क्लोराइड था ना वो अब क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, और जो सोडियम सल्फेट था वो बन गया अब सोडियम क्लोराइड। तो देखा तुमने, इन्होंने आपस में ही एक दूसरे का जो एलिमेंट है एक वो चेंज करके म्यूचुअली अपना काम चला लिया। इतना ही था ये केमिकल रिएक्शन के बारे में।
तो आ चुके हैं हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन के पास, जिसे तुम रिडॉक्स भी कहते हो। बट इस रिएक्शन को समझने से पहले तुम समझ लो ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन होता क्या है। देखो, जब भी कोई रिएक्शन के अंदर में कोई चीज़ ऑक्सीजन को गेन कर रहा होता है और हाइड्रोजन को लूज कर रहा होता है ना, तब उस चीज़ को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। नाम से ही समझ आ रहा हो, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को लेना या फिर हाइड्रोजन को छोड़ना। और दूसरा है रिडक्शन, ये एकदम ऑक्सीडेशन का उल्टा है। यहाँ में क्या होता है, रिएक्शन में जो सब्सटेंस रिएक्ट हो रहा होता है ना, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा होता है या फिर वो हाइड्रोजन को गेन कर रहा होता है। इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन हो, हाइड्रोजन गेन करे ऑक्सीजन लूज करे, तो उस कंडीशन को कहते हैं रिडक्शन। नाम से समझ आ रहा है रिडक्शन, किस चीज का रिडक्शन, ऑक्सीजन का रिडक्शन और हाइड्रोजन को गेन करना। ठीक है, बात बराबर। अब देखो, इतना समझ गए तुम, अब समझो कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा होता है ना, उस रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। शायद तुम इस चीज़ को एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरीके से समझ पाओ। देखो, तुम्हारे पास कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, ये रिएक्ट होने के बाद मिलता क्या है तुम्हें, H2O जो कि वाटर है और कॉपर। देखो पहले क्या हुआ, जो तुम्हारे पास कॉपर ऑक्साइड था ना, ये अब तुम्हारे पास रिएक्शन होने के बाद क्या बचा, कॉपर। यानी कि इसने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया। तो मैंने क्या बताया था तुम्हें, जब भी रिएक्शन में ऑक्सीजन रिड्यूस होता है तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन। और दूसरा यहाँ पे कंडीशन है जहाँ हाइड्रोजन बस अकेला था, बट रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन को यहाँ ऑक्सीजन मिल गया, तो यहाँ में क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा, जिसकी वजह से यहाँ में रिएक्शन के बाद इसे H2O मिला, यानी कि हाइड्रोजन को गेन किया इसने। अब देखो, इसी बीच एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी आता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या होता है। देखो, इसी रिएक्शन के अंदर भी तुम्हें समझा रहा हूँ। अब देखो, तुम्हारे पास यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था जहाँ में ऑक्सीजन को इसने खो दिया, जिसके बाद ये कॉपर बन गया, राइट। तो ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि इसने दूसरे को ऑक्सीजन दिया। किसे दिया, H को, यानी कि हाइड्रोजन को दिया। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, दूसरों से लिया ना, तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि वो दूसरों से लेता है तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो देता है ना, दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, कोई भी सब्सटेंस अगर वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और दूसरी तरफ अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव करता है और हाइड्रोजन को प्रोवाइड करता है तो वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। और जो हमारा एग्जांपल वाला केस था, वहाँ में देखो, कॉपर ने ऑक्सीजन दिया हाइड्रोजन को, ठीक है, जिसके बाद हाइड्रोजन में H2O आ गया, जबकि कॉपर हमारा अकेला हो गया। तो कॉपर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि उसने दिया ऑक्सीजन, और क्योंकि हाइड्रोजन ने लिया तो वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यार यहीं पे खत्म होता है हमारा ये चैप्टर। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मेरे थोड़ा लेट हो सकता है रिप्लाई देने में, बट हाँ, मैं कोशिश जरूर करता हूँ रिप्लाई देने का। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, जो भी मैंने तुम्हें बताया है, कुछ चीज़ें मैंने लिख के दिखाया है, कुछ चीज़ें बताया है, बट जो इसका डिटेल नोट्स है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। या फिर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, तुम वहाँ यार हर एक चैप्टर का नोट्स मैं धीरे धीरे डालते जाऊँगा, तो तुम्हें आसानी होगा, जिसमें भी तुम कर लेना। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, लव यू ऑल।